नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, ये समीकरण किसने दिया और इसका रिलेशन किससे है, ये समीकरण क्यों दिया गया था, इसका आधार क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसे ड्राइव करके ही बताएंगे, इसका इम्पोर्टेंट क्या है तथा इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हम आप लोगों को आज के लेक्चर में बताएंगे। तो अपना आज का टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण। यदि हम श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्या हुई, तो जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है श्रोडिंजर्स इक्वेशन, अर्थात ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम श्रोडिंगर था, जिन्होंने कणों के तरंग गुणों को व्यक्त करने के लिए या कणों के तरंग गुणों को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इन गुणों को एक समीकरण के माध्यम से बताया या स्पष्ट किया, और इस समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर समीकरण हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसे केमिस्ट्री में फिजिकल में पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। यदि श्रोडिंगर समीकरण ये जो हम आज बता रहे हैं ये बेसिक इक्वेशन है, इसके बाद वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने अन्य अन्य कंडीशन में और अन्य अन्य अणुओं से संबंधित और भी इक्वेशन दिए जिन्हें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम बीएससी फाइनल की जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स में, उसमें श्रोडिंगर समीकरण से रिलेटेड सारे इक्वेशन और इसका पूरा टॉपिक वहां पढ़ने को मिलता है। केमिस्ट्री बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड और इनऑर्गेनिक की फर्स्ट चैप्टर पहले यूनिट में ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है, तथा बीएससी फाइनल में फिजिकल की बुक में पहली यूनिट में ये टॉपिक है, अर्थात बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक का टॉपिक है और बीएससी फाइनल में ये टॉपिक फिजिकल में है। और जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं तो वहां पे हमें फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है, या फिर वहां पर भी ये टॉपिक है। तो आज हम आप लोगों को पूरा ये टॉपिक बेसिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके बाद जो श्रोडिंगर ने और भी कंडीशन में अन्य अन्य अणुओं संबंधित श्रोडिंगर समीकरण दिए हैं उन्हें हम आगे के लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज का अपना टॉपिक श्रोडिंगर समीकरण। हम श्रोडिंगर समीकरण बताने से पहले इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन क्यों दिया और इसका संबंध किससे है। सबसे पहले क्या था, जो विभिन्न प्रकार के कण हमें ज्ञात थे तो अधिकांश था अणु परमाणु के बारे में ही पता था, और अणु परमाणु के जो कणों के गुण होते हैं इनके गुणों को तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तरंग यांत्रिकी सबसे प्राचीन मैकेनिक्स है जिसे हम चिरसम्मत यांत्रिकी भी बोलते हैं, क्योंकि ये यांत्रिकी के अनुसार अणुओं परमाणुओं से ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो तरंगों के मार्ग रूप में होता है, इसलिए हम इस यांत्रिकी को तरंग यांत्रिकी भी कहते हैं, वेव मैकेनिक्स कहते हैं। इस यांत्रिकी में दो वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, जिन्होंने इस यांत्रिकी को दिया था और इसका आगे विकास किया और इसका आगे विस्तार किया था। इसके अलावा शुरुआत में तरंग यांत्रिकी या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यांत्रिकी के द्वारा ही पूरी सभी घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया और बहुत सी घटनाओं की व्याख्या की गई। इसी प्रकार जब एक घटना कृष्ण पिंड विकिरण, जिसे आप लोग जानते होंगे, इसी संबंधित जब कृष्ण पिंड विकिरण की व्याख्या की गई तो ये यांत्रिकी कृष्ण पिंड की व्याख्या तो इसने सफलतापूर्वक कर दी, लेकिन जो कृष्ण पिंड से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो इसकी व्याख्या सफलतापूर्वक ये यांत्रिकी नहीं कर पाई, या फिर उसका जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसकी भी सफलतापूर्वक व्याख्या इस यांत्रिकी के द्वारा नहीं की जा सकी।
कृष्ण पेन जिसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, ये पूर्णतः काली वस्तु होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है और उसके किसी भी भाग को उत्सर्जित या पारगमित नहीं करती, जिससे वो वस्तु हमें पूरी तरह काली दिखाई देती है। जब ऐसी कंडीशन थी तो बहुत समय तक उसका जब पूरा सही व्याख्या ना की जा सकी या उसमें बहुत से इस प्रकार से समस्याएं थी, तो एक वैज्ञानिक प्लांक थे जिन्हें आप लोग जानते होंगे। उनका क्वांटम सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, जिसने केमिस्ट्री के क्षेत्र, रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए और बहुत सारी दिशाएं दी कि हम किस प्रकार रसायन का और आगे विकास कर सकते हैं, और उन्होंने रसायन के क्षेत्र को और आगे विस्तार किया। इन्होंने कृष्ण पिंड विकिरण की व्याख्या तरंगों के रूप में नहीं बल्कि ये माना कि कृष्ण पिंड से जो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है वो कणों के रूप में होता है, और यहीं से क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत होती है। और इन्होंने एक सिद्धांत, प्लांक ने अपना एक नियम दिया जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम नियम कहते हैं। इसके अनुसार जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो तरंगों के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। ये पैकेट जो बंडल होते हैं ये भार रहित होते हैं, इनका कोई द्रव्यमान या भार नहीं होता तथा इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है और एक निश्चित वेग से गति करते हैं। और प्लांक ने ऊर्जा के इसी एक बंडल को फोटॉन या क्वांटा या क्वांटम नाम दिया और इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। यहीं के इसी बाद जब प्लांक ने अपना सिद्धांत सन 1900 में दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो अब यहाँ से दो यांत्रिकी की शुरुआत हो गई। पहले वाली चिर संबद्ध यांत्रिकी और एक नई यांत्रिकी बनी जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इसने अब सभी घटनाओं को उन्हें ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कणों के रूप में मानकर उसे सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत सी नई नई चीजें बताई और इसके बाद यहाँ से और नए प्रकार के कणों की शुरुआत हुई और यहाँ से और कुछ नए प्रकार के कणों की भी जानकारी प्राप्त हुई। और जब 1900 में प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया तो इसके पश्चात सन 1905 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, या साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जिन्होंने ये बताया कि यदि ऊर्जा का जिन्होंने ये बताया कि यदि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कणों के रूप में होता है या फिर जो तरंगे होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं या फिर उत्सर्जित या अवशोषित होती हैं, यदि वो तरंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, इन्होंने यहीं से ये बताया कि जो प्रकाश या फिर की प्रकृति होती है वो तरंगों के समान तो होती ही होती है लेकिन वो कणों के समान भी होती है, जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश की दोहती या दोहरी या देती प्रकृति का सिद्धांत। अर्थात प्रकाश की दोहरी या द्वैती प्रकृति का सिद्धांत कि प्रकाश तरंगों के समान भी होता है और कणों के समान भी होता है। अर्थात प्रकाश तरंगों के गुण ही प्रदर्शित करता है और कणों के गुण ही प्रदर्शित करता है। शुरुआत में तरंग के समान तो था ही, इसलिए मैं अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं सिद्ध हो चुकी थी। बाद में जब कणों के रूप में माना गया तो ध्रुवण और काप्टन प्रभाव, ऐसी ये कुछ घटनाएं थी जिसके द्वारा ये सत्य माना गया कि जो तरंगे होती है उनमें कणों के समान भी गुण पाए जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन बिंदुओं पर बहुत सी नई नई चीजें की शुरुआत हुई। तो सन 1923 में एक वैज्ञानिक आते हैं डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली क्या कहते हैं, वो आइंस्टीन की परिकल्पना से तथा आइंस्टीन ने अपना एक खोज भी दी थी जिसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, और एक समीकरण दिया था जिसे हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक महत्वपूर्ण इफेक्ट था जिसकी बारे में आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन के बाद सन 1923 में सन
1924 में 1924 में डी ब्रोगली ने ये कहा कि यदि तरंगों में कणों के समान गुण होते हैं तो फिर कणों में भी तरंगों के समान गुण होने चाहिए, अर्थात जो पार्टिकल होता है उसका नेचर भी वेव के समान होना चाहिए। और जब उन्होंने बताया तो उनमें इसमें आगे इन्वेंशन किया अपने टॉपिक को और सत्य करके बताया, और उन्होंने ये कहा कि जब कोई कण स्थिर अवस्था में होता है तो उसके साथ कोई भी कण तरंग संलग्न नहीं होती, लेकिन जब कोई कण एक निश्चित वेग से गति करता है तो उसके साथ एक तरंग या वेव संलग्न रहती है, और जिसे उन्हीं के सम्मान में डी ब्रोगली तरंग या फिर द्रव्य तरंग नाम दिया गया। डी ब्रोगली ने क्या कहा, जब कोई कण गतिमान रहता है तो उसके साथ एक तरंग पाई जाती है और उसकी तरंग दैर्ध्य निकाल के बताई। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं और इसकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसका इक्वेशन भी उन्होंने दिया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा क्या होता है, उस कण की तरंग दैर्ध्य उससे संलग्न तरंग की तरंग दैर्ध्य, एच प्लांक नियतांक था जो साइंटिस्ट प्लांक ने अपने फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति वेग का मान ज्ञात करने में यूज किया था, और इसका मान भी दिया था P संवेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसके अलावा 1924 तक ऐसा था, तब 1925 में वैज्ञानिक श्रोडिंगर आते हैं और 1925 में वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने ये कहा कि यदि जिस प्रकार तरंगों में कण के समान गुण पाए जाते हैं, इन गुणों का एक्सप्लेनेशन प्लांक ने बताया कि किस प्रकार किसकी ऊर्जा होती है, द्रव्यमान होता नहीं है, आवृत्ति होती है, वेग होती है, किस प्रकार गति करते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, और इन्होंने इनका मान भी निकाल के बताया। तो उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जब कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, उन्होंने उस तरंग दैर्ध्य का मान भी बताया, तो फिर कण में तरंग के गुण भी पाए जाने चाहिए, अर्थात कण भी तरंगों के समान गुण प्रदर्शित करता है। और इन्होंने कणों के तरंग के समान गुण प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया, या फिर कणों के तरंग गुणों को या फिर कण के तरंग गुणों को एक समीकरण के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया या फिर स्पष्ट किया, और इस समीकरण को ही हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर समीकरण तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण इक्वेशन था, महत्वपूर्ण समीकरण था, जिसके द्वारा कण, परमाणु, अणु से संबंधित बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सका और बहुत सी चीजों की व्याख्या की जा सकी। पहले हम ये देख लेते हैं श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, फिर हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार हम लिखेंगे वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। यदि हम श्रोडिंगर समीकरण श्रोडिंगर समीकरण देखें होता क्या है, तो श्रोडिंगर समीकरण होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई बराबर 0। ये श्रोडिंगर समीकरण उस कण के लिए है जो केवल एक ही दिशा में गति कर रहा हो, और वो दिशा या अक्ष कौन सी ले ली हमने, एक्स अक्ष ले ली। यदि कोई कण तीनों अक्ष में गति कर रहा हो एक्स वाई जेड, तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच बार का स्क्वायर ई माइनस भी साई इज इक्वल 0। ये उस कण का श्रोडिंगर समीकरण है, या उस कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण है जो तीनों अक्षों एक्स वाई जेड अर्थात जो त्रिविमी गति कर रहा हो। इस समीकरण में यदि हम साई को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये इस रूप में आ जाता है, डेल स्क्वायर
ये आ जाती है। यदि हम इनसे साई कॉमन ले लें तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साई हम इस प्रकार इससे कॉमन ले रहे हैं तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। इसमें यदि कॉमन ले लें तो क्या होता है, ये कॉमन ले लिया यदि हमने तो जो इसका मान होता है इसकी वैल्यू एक लाप्लासियन ऑपरेटर होता है जिसे हम उल्टे त्रिभुज से शो करते हैं वर्ग के रूप में, और जिसे हम डेल पढ़ते हैं। डेल स्क्वायर इसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। हम इसे भी डेल बोल रहे हैं। ये डेल क्या है, जब हम किसी का अवकलन करते हैं डिफरेंशियल तो स्मॉल डी से शो करते हैं। लेकिन यदि हम उसका आंशिक अवकलन कर रहे हो, आंशिक अवकलन मतलब यदि उसको एक ही चर हो उसमें केवल x बस तो उसका पूर्ण अवकलन किया जाएगा। यदि उसमें x y z और भी चर हो, यदि और चर इसमें क्या हो डिपेंड करते हो परतंत्र चर हो, तो यदि एक फलन में एक ही से अधिक चर हैं तो हम एक समय में या एक बार में किसी एक चर के परता ही उसका अवकलन कर पाएंगे। इस स्थिति में यह है कि उसका हम पूर्ण अवकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण अवकलन तीनों चरों के जब सापेक्ष किया जाए तो उनका योग कर दें तो पूर्ण अवकलन माना जाएगा। और जब हम उसका आंशिक मतलब एक चर है कई चर लेकिन हम केवल एक ही चर के सापेक्ष उसका अवकलन कर रहे हैं तो हम डी से नहीं बल्कि इस प्रकार डेल से शो करते हैं, और जो शो करता है कि हम उसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। अर्थात उसमें एक नहीं क्या बोल दिया जाए, एक से अधिक चर हैं, अर्थात वो द्विविमी या फिर त्रिविमी कंडीशन से रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे ये डेल है, इस डेल को भी इसे भी डेल बोल दिया है, डेल्टा डेल, हाँ डेल बोल दो। बस अंतर ये है कि ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर या संकारक होता है हिंदी में, और ये डेल जो होता है वो किसे शो करता है, वो आंशिक अवकलन को शो करता है। और इस डेल स्क्वायर का जो वैल्यू होती है आंशिक अवकलन को शो करता है, तो इसके बराबर इतनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर के स्थान पर ये मान पुट कर दें तो हमारा श्रोडिंगर समीकरण इस रूप में बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। जब इस रूप में बन जाएगा तो ये श्रोडिंगर समीकरण चाहे हम ऐसा लिख लें चाहे ऐसा लिख दें, ये हमारा हो गया श्रोडिंगर समीकरण जो श्रोडिंगर ने दिया था। ये हमारा एक विमी गति के लिए है, ये त्रिविमी के लिए है, और ये हमने लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी तो श्रोडिंगर समीकरण इस रूप में हो जाता है। अब इसकी यदि हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, तो श्रोडिंगर ने अपना जो कण लिया था वो इलेक्ट्रॉन लिया था, यानी एक गतिमान जो इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता रहता है, सूक्ष्म कण लेना था तो उन्हें इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसमें क्या है पहले देख लें, साई होता है इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तरंग माना था उन्होंने या फिर तरंग गुण बता रहे थे, तो एक तरंग फलन जो उसके तरंग से जो कण है तरंग के समान माना तो उसका एक तरंग फलन होता है, और जो तरंग जिसका और ये तरंग फलन प्रत्येक तरंग का होता है, प्रत्येक तरंग के लिए अलग अलग होता है ना। तो ये तरंग फलन हो गया साई, एम उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पाई हम जानते अपरिमेय संख्या होती है, एच बार इसे बोलते हैं श्रोडिंगर का नीतांक। श्रोडिंगर का नीतांक एच बार का मान निकालना, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लांक का नीतांक था एच, उस एच में हम 2 पाई का भाग दे दें। यदि हम प्लांक के नीतांक स्मॉल एच में 2 पाई का भाग दे दें तो हमें श्रोडिंगर का नीतांक मिल जाता है। श्रोडिंगर ने प्लांक के उसमें नीतांक में 2 पाई का भाग देकर एक नया नीतांक प्राप्त किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर का नीतांक कहते हैं। और ई उसकी संपूर्ण ऊर्जा और भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। तो हमने सबका मतलब जान गए, तो हम क्या लिखेंगे, किसी गतिमान कण के तरंग फलन साई, द्रव्यमान स्मॉल एम, संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई, उसकी स्थित ऊर्जा भी, और श्रोडिंगर नीतांक एच बार में संबंध बताने वाले समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ऐसा भी बोला जाता है, हम ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर श्रोडिंगर वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने
गति करते हुए एक किसी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान स्मॉल m, संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल E, स्थितिज ऊर्जा भी, उसके फलन साई और श्रोडिंगर नियतांक h बार में संबंध बताते हुए एक समीकरण व्युत्पन्न किया या एक समीकरण दिया जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, जो निम्न होता है। और यहाँ पर लिख देंगे बेयर करके कि इसका मीन्स क्या है। तो ये था हमारा श्रोडिंगर समीकरण। और श्रोडिंगर समीकरण शुरुआत कहाँ से हुई यही बताया, इस कौन सन में दिया था इन्होंने। तो श्रोडिंगर ने 1924 में जब डी ब्रोगली ने अपना समीकरण दिया तो इनका ध्यान उस साइड गया कि जब कण से तरंग संलग्न रहती है तो कण में तरंग के समान गुण भी पाए जाते हैं, और तभी उन्होंने एक गतिमान कण के जब उससे तरंग संलग्न हो तरंग गुणों को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण के द्वारा उसे व्यक्त किया। और 1925 में इन्होंने अपना जो समीकरण है उसे प्रूव किया या अपना समीकरण एक प्रकार से डिराइव किया, और 1926 में इस समीकरण को प्रकाशित किया। मतलब ये व्युत्पन्न कब किया था या फिर समीकरण कब दिया था 1925 में, ये प्रकाशित कब हुआ 1926 में। इसके इम्पोर्टेंट हम आप लोगों को बाद में बता देंगे, थोड़ा इसे ड्राइव करके बता दें कि समीकरण कैसे मतलब इस समीकरण को कैसे डिराइव किया जा सकता है। अब यदि श्रोडिंगर समीकरण को डिराइव करें तो श्रोडिंगर समीकरण को डिराइव करने के लिए साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने माना कि उन्होंने एक कण जो लिया था गति करता हुआ तो इलेक्ट्रॉन लिया था, कि माना कोई सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तब इसकी कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा को हम ईटी से सोच कर सकते हैं, ईटी मतलब टोटल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा ई के और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ई पी के योग के बराबर होगी, क्योंकि वो गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, और उसकी गति करने में स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसमें स्थित ऊर्जा भी पाई जाएगी। और श्रोडिंगर ने टोटल एनर्जी, हम बोल देंगे टोटल एनर्जी ईटी को केवल ई ही माना, तो हम भी ई मान ले, नहीं थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, कुछ नहीं। श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन दिया था तो वो ई में है, हमारे में ईटी आ जाएगा, कोई अंतर नहीं, चाहे हम ई मान ले चाहे ईटी। अंतर केवल आता है कि शुरुआत में हमने कुल ऊर्जा को क्या माना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ई माना था तो अभी हम ईटी के स्थान पर ई ले लें तो ई आ जाएगा, ईटी ले तो ईटी मतलब टोटल एनर्जी। और अभी हमने जब शुरुआत अभी जो हमने इक्वेशन बताया था तो उनमें हमने क्या ले लिया है, हमने उसमें ले लिया श्रोडिंगर नियतांक कांस्टेंट एच बार, जबकि श्रोडिंगर ने क्या लिया था, पहले एच लिया था, एच को बोलते हैं प्लांक नियतांक। और अभी मैं रिलेशन बताया हमने, क्या होता है रिलेशन में, यदि प्लांक नियतांक में 2 पाई का क्या दे दे भाग दे दें, एच अपॉन प्लांक नियतांक बटे 2 पाई बराबर श्रोडिंगर नियतांक। तो पहले श्रोडिंगर ने अपना फार्मूला एच के रूप में निकाला, फिर उस एच में उन्होंने एक नया एक नियतांक रख दिया एच बार, और एच बार बराबर क्या क्या किया, उसमें प्लांक वाले में 2 पाई का भाग दे दिया, पहले इस रूप में निकाला, फिर उन्होंने अपने एच बार कांस्टेंट के रूप में भी अपने इक्वेशन को बताया कि हमारा इक्वेशन कितना होगा। श्रोडिंगर ने एक नहीं जब कई सारे कणों के लिए एक इक्वेशन दिए हैं तो उन्होंने एक नया नियतांक माना जिसे बोलते हैं एच बार, उसकी वैल्यू भी आपको बता चुके हैं ना। तो मतलब जैसा हम मानेंगे वैसे ही कर सकते हैं, और थोड़ा मतलब उससे भी वो है, मतलब हम उस सिंबल को स्वेच्छा से कुछ अलग भी मान सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं ना। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर कितना होता है 1/2 mv², और जहाँ v क्या है कण का माना, v कण का वेग और m क्या है द्रव्यमान है, और ईपी पोटेंशियल एनर्जी श्रोडिंगर ने भी मानी थी, क्या हम भी मान ले, तब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो सबकी, तो कैपिटल ई बराबर 1/2 mv² प्लस v आ जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं हम किसी भी पद में स्वेच्छा से किसी भी चीज को एक ही समान चीज को जोड़ सकते हैं और उसे घटा सकते हैं, और किसी भी चीज का भाग गुणा कर सकते हैं और उसका भाग दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यदि हम इस पद में एक निश्चित संख्या यदि हम m का गुणा भाग कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। कैसे, e बराबर 1/2 mv², हम इसमें m का गुणा m का भाग कर दें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैल्यू कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्यों किया श्रोडिंगर ने, क्योंकि अब वो प्लांक थ्योरी का यूज करने वाले हैं, प्लांक समीकरण का, और प्लांक समीकरण का यूज करने के लिए उन्होंने उस रूप का बनाने के लिए इसमें m का गुणा कर दिया और m का भाग कर दिया। इसके बाद अगले स्टेप हमारा क्या आ जाएगा,
ई बराबर 1/2, यहाँ m भी 2 हो जाएंगे m स्क्वायर, तो इसे लिख दो m इंटू भी का होल स्क्वायर अपॉन m प्लस भी। चूंकि हम जानते हैं मोमेंटम संवेग p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, तो कितना आ जाएगा हमारा E बराबर 1/2, तो यहाँ पे P और P का वर्ग P स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m प्लस हो जाएगा भी। इक्वेशन क्या दे दें हम 2 दे दें। यहाँ पे उन्होंने किसका यूज किया, तो उन्होंने यहाँ पर अब इसके बाद डी ब्रोगली समीकरण का यूज किया, या फिर हम यहाँ पे डी ब्रोगली समीकरण का यूज करेंगे। और बी नॉट डेट हम जानते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली इक्वेशन से क्या जानते हैं, किसी भी कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितनी होती है h/p होती है ना। तो हम इसका मान वहां पे रखते हैं। यदि हम इसका मान रख दें लैम्डा बराबर h/p, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, E बराबर 1/2, P का मान रख दें। तो पहले P का मान निकाल लें। यहाँ P का मान कैसे निकालेंगे, यदि लैम्डा बराबर इतना होता है तो P का मान निकालने पक्षांतर कर दो, तो क्या होता है P का मान निकालो जाए तो कितना मिल जाएगा हमें, जब इसका हम पक्षांतर करें तो मिल जाएगा h/λ। तो हम क्या करेंगे, अब P की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर P की वैल्यू रख दो। P की वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा E बराबर 1/2 और h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू m प्लस भी, ये मिल जाएगा हमें, है ना। तो अभी हमने यहाँ तक अपना इक्वेशन हल कर लिया। सिंपल था। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गति कर रहा है, उसमें 2 प्रकार की एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। श्रोडिंगर ने जो मान काइनेटिक एनर्जी का तो 1/2 mv² फार्मूला ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी को भी माना था, तो हम भी मान लें। स्वेच्छा से हम कोई सिंबल अपने हिसाब से ले भी सकते हैं, बस श्रोडिंगर समीकरण में जो हम उसे डिराइव कर रहे हैं तो अपने सिंबल उसी के अकॉर्डिंग ही ले ले तो भी अच्छा है, और बदल भी सकते हैं, लेकिन मतलब ना बदले तो ज्यादा अच्छा है ना। हमने सबकी वैल्यू रख दी। यहाँ डी ब्रोगली इक्वेशन का यूज करना है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के पद में m का गुणा भाग कर दिया, हमें इतना मिल गया। हम जानते हैं मोमेंटम संवेग बराबर m इंटू भी, उसकी वैल्यू हमने रख दी। फिर हम जानते हैं डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर h/p, तो p की वैल्यू निकालकर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। इतना हमारा सॉल्व हो गया। इसके आगे हम इसे हल करें तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण से 1/λ² का मान निकालेंगे। यदि हमें 1/λ² की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका पक्षांतर फिर कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर दें, हमें इसका मान निकालना है, तो हम E का कर दें पक्षांत, भी को इस साइड ले आए, तो हम इसमें ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई h² अपॉन λ² इंटू m बराबर E माइनस बी। हमने क्या किया, इसका चिन्ह नहीं बदला, मतलब इसे यहाँ पे लाए, बस दाएं वाले को बाएं साइड लिख लिया, बाएं वाले को दाएं, ऐसा चेंज हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई उसमें वो नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, 1/λ² का मान निकालना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, फिर से हम इसका पक्षांतर कर देंगे। जो इसके साथ गुणे में है वो दूसरी ओर भाग में जाएंगे, जो भाग में है वो गुणे में जाएंगे, अर्थात जो इसके साथ अंश है नॉमिनेटर वो दूसरी ओर हर डिनोमिनेटर में पहुंचेंगे, और जो इसके हर है डिनोमिनेटर वो दूसरी ओर नॉमिनेटर अंश में पहुंचेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 2m, तो पहुंच जाएगा 2m, और इसका नॉमिनेटर कितना है h², तो इसका नॉमिनेटर दूसरी ओर जाकर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो हमारा इतना बन जाएगा। हम इसे इक्वेशन क्या दे दें, पढ़ देंगे। इसके बाद क्या होता है, इस समीकरण होता है यदि कोई कण एक ही दिशा s अक्ष में गति कर रहा हो, तो कण ले लें, कोई तरंग ले लें, कि हम तरंग गुण बता रहे हैं कि कोई तरंग एक ही दिशा में गति कर रही हो, तो उसके तरंग फलन का इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल s स्क्वायर प्लस 4π² इंटू साई अपॉन m इंटू लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो क्या करते हैं हम लैम्डा m इंटू लैम्डा स्क्वायर, क्या करते हैं लैम्डा स्क्वायर इंटू m बराबर 0। ये समीकरण डिराइव भी कर सकते हैं। इस समीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई,
तो 11वीं 12वीं हम पढ़ते हैं, यदि एक डोरी को दो सिरों में कस के बांध दिया जाए, अर्थात एक तनी हुई डोरी हो, हम इसे घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और डोरी यदि बहुत तनी हुई है, थोड़ा सा उसे पकड़ के नीचे की ओर खींचे और छोड़ दे, तो उसमें डोरी में अपने आप तरंगे या कंपन होने लगती है, मतलब उस डोरी में एक कंपन उत्पन्न होने लगता है। और वो कंपन एक सिरे में यदि मैं छोड़ा तो पूरी डोरी में संचरित हो जाएगा। पूरी डोरी कुछ इस तरह थोड़ा हल्के रूप में क्या करने लगी, कंपन करने लगेगी। तो ये वैज्ञानिक ने देखा ऐसा क्यों होता है, और जब ऐसा देखा तो देखा उन्होंने कि ऊर्जा संचरित हुई, कंपन एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचरित हुआ, और इसमें भी नई तरंगे, मतलब उसमें जो कंपन होगा कुछ ना कुछ तो होगा कंपन करने वाला। तो उन्होंने माना कि कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे गति करती हैं। इन तरंगों को दो प्रकार से नाम दिया, प्रग्रामी तरंग और अप्रग्रामी तरंगे। और यदि ये डोरी जब इस सिरे में बंधी है तो किसी एक ही दिशा में एकध्रुवी होगी, चाहे x दिशा या y दिशा कोई भी मान लो उसकी। यदि वो x दिशा मान ली जाए तो ये x दिशा में जब प्रग्रामी तरंग गति करती है तो उसकी गति समीकरण क्या होता है, ये होता है डेल स्क्वायर साई तरंग है तो उसकी तरंग फलन डेल एच स्क्वायर, हमने x दिशा मानी, y ले लो चाहे z ले लो, हमने डोरी को जिस ओर भी बांधा है हम उसे कुछ भी मान लें, x अक्ष की ओर h दिशा, y दिशा, z जो मानना है वो आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर वैल्यू है साई अपॉन एच लैम्डा स्क्वायर। ये क्या होता है, एक प्रग्रामी तरंग का जो x अक्ष में गति कर रही हो गति समीकरण होता है। हम इसे डिराइव कर सकते हैं, डिराइव करने में कुछ नहीं, थोड़ा मतलब पूरा शुरू से निकालना पड़ेगा, और जितना भी श्रोडिंगर समीकरण डिराइव किया हो उतना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे हम अलग से डिराइव करना सीख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको श्रोडिंगर समीकरण में फोकस करना है, तो आप यहाँ पे देखें कैसा क्या क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद हम इसके इस पार्ट को भी डिराइव कर सकते हैं, अर्थात इस समीकरण को और अच्छे से सीख सकते हैं, इसकी और भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मैं इसे बना लें। समीकरण 3 से समीकरण 4 में हमें क्या करना है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। मतलब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा श्रोडिंगर समीकरण अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी रूप में है, बस हम उसे जितना मतलब क्या बोल दिया जाए बेसिक रूप में जानेंगे और हल करेंगे तो हमें उतना ही अच्छा समझ में आएगा। और ऐसा नहीं हो कि बार बार कंफ्यूजन और हम उसे मतलब थोड़ा हमें बार बार भूलता रहे, हम उसे अच्छे से क्लियर करेंगे तो मतलब उसे बड़ा आसानी सीखा जा सकता है। वैल्यू पुट कर दो उसकी, यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है लैम्डा स्क्वायर की। लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर इसमें नो चेंज, डेल स्क्वायर साई इसे मिटाना तो मिटा दो, कंफ्यूजन ना कुछ भी, अपॉन डेल एच स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू साई, और लैम्डा स्क्वायर का मान कितना है हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो इसका मान रखें यदि हम तो कितना आ जाएगा हमारा 2m अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर, तो पूरा लैम्डा स्क्वायर तो बटे में है ना, ये चीज ध्यान दें थोड़ा सा। मतलब हमने लैम्डा स्क्वायर का मान ही निकाला, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का मान निकाला है, यहाँ भी 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है ना। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे ऐसे लिख लो, कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यदि हम ऐसे लिख दें तो हम यहाँ पर क्या करें, अब गुणे में है, गुणे में पूरी वैल्यू रख दो ना, नो कंफ्यूजन। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो यदि अपन को, तो कितना हो जाएगा हमारा 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी बराबर 0, इतना हमारा आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा श्रोडिंगर समीकरण में डिराइव हो गया। 4 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम, यहाँ आ जाएगा ई माइनस भी इंटू साई, साई को बाद में से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम साई को कोष्टक खोल दें तो ई साई माइनस भी साई भी हमें मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद श्रोडिंगर ने क्या माना कि यदि ये उसके लिए या फिर उस कण के लिए गति समीकरण है जो केवल x अक्ष पे गति कर रहा हो, क्योंकि कण माना था इलेक्ट्रॉन,
जब इलेक्ट्रॉन माना, फिर हमने क्या किया कि कोई भी तरंग या कण जब h दिशा में गति करती है तो उसका गति समीकरण क्या होता है, ये तो पहले ज्ञात था अपन को और हमने उसका यूज किया तो हमें क्या मिला, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का समीकरण जो x अक्ष में गति कर रहा हो। यदि इफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यदि वो x, y व z तीनों अक्षों या फिर तीनों दिशाओं में गति कर रहा हो, तीनों दिशाओं में गति कर रहा हो, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब हम उनके स्थान पर उनकी वैल्यू भी ऐड कर देंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी, और कितना मिल आ जाएगा हमारा साई ई माइनस भी कोष्टक के बाहर साई इज इक्वल 0 ना। और इसे बोलते हैं त्रिविमी श्रोडिंगर इक्वेशन, त्रिविमी गति के लिए 3 डायमेंशनल, इसे बोलते हैं एक विमी गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण। ये हमारे दोनों की प्रूफ हो गए। यदि हम यहाँ पर साई कॉमन लेंगे कर दे इसके स्थान पर लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, तो यही समीकरण हमें क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा। और डेल स्क्वायर के रूप में कितना मिल जाएगा हमें, अभी हमने आपको शुरुआत में बता दिया, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई बराबर 0। हमने शुरुआत में यहाँ पे क्या किया था, एच बार ले लिया था ना, तो एच बार शुरू में ना लेंगे, मतलब शुरू में उन्होंने क्या किया था, प्लांक का जो नियतांक होता है एच उसके रूप में मान निकाला है ना। जल्दी देख लेगा कि हमने पहले से हमारा ये अल्पद आ गया था L1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का पक्षांतर करके वैल्यू निकाल ली। हम जानते हैं यदि कोई कण या तरंग x दिशा में गति कर रहा हो केवल एक दिशा में, तो उसका गति समीकरण निम्न समीकरण से देते हैं, या गति समीकरण निम्न होता है। और हमने इसमें 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, आगे थोड़ा सोल्व कर दिया तो हमें मिल गया केवल एक ही दिशा में गति करते हुए कण का श्रोडिंगर समीकरण। और हमें y और z डायरेक्शन भी ऐड कर दे तो तीनों दिशाओं में गति करते हुए कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। इसमें हमने क्या बताया आपको कि शुरुआत में जो हमने h बार लिख दिया वहां पे अभी हम h लेके रहेंगे, यानी प्लांक कांस्टेंट। फिर हम ये करेंगे चूंकि या इफ क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट में 2 पाई का भाग दे दे तो मिलता है h बार, जिसे बोलते हैं हम श्रोडिंगर कांस्टेंट ना। ये हमारा है प्लांक कांस्टेंट और ये हमारा है श्रोडिंगर कांस्टेंट। तो हम इसका h का मान निकाल लें, 2 पाई अपॉन h बार, तो 2 का बार 4 पाई स्क्वायर अपॉन h बार स्क्वायर ना, h स्क्वायर का मान रखना है। तो फिर यहाँ पे मान रख दें, मतलब इक्वेशन क्या दे दें इसे 4, तो आएगा समीकरण 4 से डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच बार का स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। अब 4 दूनी 8, ये कटेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो डेल स्क्वायर साई प्लस तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच बार का स्क्वायर ई माइनस भी साई इज इक्वल ना। तो इसे बोलते हैं श्रोडिंगर कांस्टेंट एच बार के पदों में श्रोडिंगर समीकरण, वह प्लांक कांस्टेंट एच के पदों में श्रोडिंगर समीकरण ना। तो हमारे श्रोडिंगर समीकरण प्रूफ हो गए, डिराइव कर दिया हमने, यहाँ पे केवल वैल्यू रख दी एच की कितनी होती है एच बार के रूप में, वैल्यू रखने पर से हल कर दिया, हमें इतना मिल गया। तो ये मिल गया हमें एच बार के रूप में। इसके बाद इसका यूज क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है या फिर इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो नंबर पहला, श्रोडिंगर समीकरण के कई सारे यूज हैं या इम्पोर्टेंट हैं। नंबर जो पहला है हम ले सकते हैं इसमें, तो पहला इसका यूज भी आ जाएगा, ये एप्लीकेशन भी हो जाएगा, इसका इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है आणविक संरचना के निर्धारण में।
हम इसके द्वारा अणुओं के जब गुणों को जान जाएंगे तो हम अणुओं के गुणों के आधार पर अणुओं की स्ट्रक्चर का निर्धारण कर लेंगे। नंबर दूसरा, यदि गति करने वाला परमाणु हो तो परमाणु संरचना के निर्धारण में भी श्रोडिंगर समीकरण यूज किया जाता है। अगला, यदि हमें अणु की कुल ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा पता हो तो उसका त्वरण फलन ज्ञात करने में, है ना, हम किसी भी जो कण है उससे संबंधित तरंग का जो त्वरण फलन साई है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगला, कण की स्थानांतरी गति ज्ञात करने में, स्थानांतरीय गति के निर्धारण में या स्थानांतरी गति ज्ञात करने में। अगला है कि ये बहुत अच्छा कि ये क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण समीकरण है जिसके द्वारा हम क्वांटम यांत्रिकी में अणु, परमाणु और भी अन्य कणों संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने में इसका यूज किया जाता है या अनेक समस्याओं को हल करने में इससे बहुत मदद मिली है। और एक दो लिख सकते हैं हम, जैसे आणविक गति के विश्लेषण में, अर्थात जब अणु गति कर रहा है तो उसकी अणु की गति का विश्लेषण भी किया जा सकता है। और लास्ट ले सकते हैं, यदि कण गति करने वाला कण यदि परमाणु रूप है तो परमाणुवी गति के विश्लेषण में। तो ये क्या थे इसके यूज, इम्पोर्टेंट या फिर एप्लीकेशन, अणु की गति के विश्लेषण में, परमाणु की गति विश्लेषण में, अणु परमाणु संरचना के निर्धारण में, त्वरण फलन साई के निर्धारण में, स्थानांतरी गति ज्ञात करने में उनकी, अर्थात जब गति करते हैं तो उसके स्थान में कितना अंतर आता है ना, स्थानांतरी गति निर्धारण में, और क्वांटम यांत्रिकी में अणु, परमाणु और भी कणों की गति संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने में। इसके अलावा एक लास्ट चीज और हम आपको बता दें इसमें कि हम श्रोडिंगर समीकरण का यूज करके इस संबंध को डिराइव कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ई साई बराबर एच साई बराबर ई साई। श्रोडिंगर ने केवल इतना ही दिया, इसकी बात एक वैज्ञानिक थे हैमिल्टोनियन ने एक ऑपरेटर दिया जिसे बोलते हैं एच और उसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उन्होंने इसका यूज करके रिलेशन दिया ई साई बराबर एच साई बराबर ई साई, जहां एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उन्होंने इसी का यूज किया और यहीं से ई साई और एच साई आ गया। यदि हम इक्वेशन क्या ले लें 4 समीकरण 4 से, तो एक ही मिनट में आ जाएगा। कैसे, समीकरण 4 से यदि हम उसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर साई का, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई माइनस भी साई बराबर 0। इसका बच्छांतर कर दें ई साई का, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा ये। तो या फिर हम क्या करें, इसका मान निकालना ई साई को, तो ई साई को अकेला बना लो तो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, इसे उस साइड ले जाओ तो माइनस का डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई। फिर हम इसे भी हटा दें, यहाँ पे कितना हमारा है ई साई है, इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये माइनस का प्लस का, तो जो चीज इसके गुणे में वो भाग में पहुंचेगी और जो भाग में वो गुणे पहुंचेगी, अर्थात इसका नोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर बनेगा और इसका डिनोमिनेटर उसमें क्या बन जाएगा, फिर नोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम इससे माइनस कॉमन ले लें दोनों से, तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा प्लस का, अंदर हो जाएगा हमारा माइनस का, हमें इतना मिल जाएगा। और वैज्ञानिक साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने इसमें एक चीज जो करें, साई लास्ट पद में कॉमन ले लें दोनों से हम, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ई साई बराबर माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर माइनस भी साई लेने का मान कितना आ जाएगा। और साइंटिस्ट हैमिल्टन ने इसका जो मान है बाद में ज्ञात किया और बताया, इसका मान क्या होता है, कैपिटल एच, एक कांस्टेंट दिया, इसकी वैल्यू कैपिटल एच के बराबर होती है और जिसे क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नाम दिया और इसे कैपिटल एच से शो किया। यदि हम इसके स्थान पर कैपिटल एच रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिराइव हो जाएगा एच साई बराबर ई साई। यदि मान रख दे तो कितना है हमारे पास ई साई, और चूंकि एच की वैल्यू कितनी होती है तो यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि चूंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच बराबर होता है माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर इंटू एम डेल स्क्वायर
माइनस भी ध्यान रखने कितना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा एच साई। तो हमारा ये भी डिराइव हो जाएगा ई साई बराबर एच साई। तो ये हमारा श्रोडिंगर समीकरण से हमने ई साई बराबर एच साई भी डिराइव कर लिया। हमारा श्रोडिंगर समीकरण टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आप लोगों को कितने बिंदुओं पे हमने ये टॉपिक, तो हमने कितने बिंदुओं पे ये टॉपिक कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। ये बताया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, या फिर नंबर पहले हमने ये बताया श्रोडिंगर समीकरण होता कहाँ क्या है, श्रोडिंगर समीकरण वैज्ञानिक ने अपना समीकरण क्यों दिया और किस लिए दिया और किस प्रकार इसकी शुरुआत की उन्होंने। फिर हमने अगला ये बताया कि इन्होंने अपने समीकरण से माध्यम से क्या प्रस्तुत किया या फिर इसका रिलेशन किससे है। अगले पॉइंट में हमने समीकरण बताया, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, डेफिनेशन बताई। अगले पॉइंट में हमने इसे प्रूव किया। फिर हमने इससे एच साई बराबर ई साई को भी डिराइव कर दिया। और इतने पॉइंट में, इतने बिंदु में श्रोडिंगर समीकरण को यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ या कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को इस टॉपिक संबंधित कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो उसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और यदि आप लोगों को किसी टॉपिक में परेशानी है और यदि वो है कि हम वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें या डिफाइन कर दें, तो आप नीचे कमेंट करके उस टॉपिक को बता सकते हैं, तो हम आगे के लेक्चर में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।